हाँ भाई, कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? बढ़िया। चलिए, मैं भी बढ़िया हूँ। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एरर एनालिसिस। क्या डिस्कस करने वाले हैं? एरर एनालिसिस। यानी जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट से कोई रीडिंग लेते हैं तो उसमें कितना एरर होती है, कितना एरर के चांस हैं, वो सब हम लोग फाइंड आउट करेंगे। कई तरह की एरर हम लोग देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एवरी इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर अप टू अ सर्टेन एक्यूरेसी कॉल्ड लीस्ट काउंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, लीस्ट काउंट की डेफिनेशन आपको पता चल गई। क्या लिखा हुआ है लीस्ट काउंट की डेफिनेशन, एक बार अच्छे से देखिए। एवरी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर अप टू अ सर्टेन एक्यूरेसी, यानी वो इंस्ट्रूमेंट एक पर्टिकुलर लिमिट तक तो एक्यूरेसी देगा, है ना। तो कहाँ तक वो एक्यूरेसी दे रहा है, दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। अब यहाँ पर मैंने कुछ इंस्ट्रूमेंट लिखे हुए हैं जिनसे मेजर किया जाता है और उसका लीस्ट काउंट वैल्यू भी लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए एमएम स्केल है, तो एमएम स्केल का लीस्ट काउंट कितना होता है, एमएम तक वो सही मेजर करेगा, है ना। और उसमें एरर के चांस कितने रहेंगे, 1 mm के बीच में। तो ये 1 mm हो गया इसका लीस्ट काउंट। बर्नियर कैलिपर्स 0.1 mm लीस्ट काउंट इसका। स्क्रू गेज 0.01 mm। स्टॉप वॉच 0.1 सेकेंड लिखा हुआ है। टेम्परेचर थर्मोमीटर 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट कहाँ तक एक्यूरेट वैल्यू देगा, दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। ये ध्यान रखिए, लीस्ट काउंट की डेफिनेशन मैंने एक बार और बताई हुई है, फिर से आज रिपीट कर लिया हमने। और अब हम इसके बाद देखते हैं कि परमिसिबल एरर ड्यू टू लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट जब हमें पता चल गया, तो इस लीस्ट काउंट के कारण कितनी एरर परमिसिबल है, कहाँ तक एरर परमिट कर रहा है कोई इंस्ट्रूमेंट, वो पता करना है हमें। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है इसमें, लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड परमिसिबल एरर। लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, पहले हमने लीस्ट काउंट देखा, कहाँ तक कोई इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट वैल्यू दे रहा है, दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। ठीक है, लिस्ट काउंट के बाद फिर क्या हुआ, परमिसिबल एरर। परमिसिबल एरर क्या है, लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड परमिसिबल एरर, यानी वही परमिसिबल एरर है लीस्ट काउंट जो है। तो सपोज कोई इंस्ट्रूमेंट है और उससे हमने वैल्यू मेजर किया, लेंथ की वैल्यू हमने मेजर की। लेंथ की वैल्यू कितनी है, 26 mm। ध्यान दीजिएगा कितनी लिखी हुई है, 26 mm। यानी इसका लीस्ट काउंट कितना है, mm स्केल है ना, इसका लीस्ट काउंट कितना है 1 mm। इसका लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, mm स्केल है, इसका लीस्ट काउंट हो जाएगा 1 mm। 1 mm हो गया। अब इसमें कितनी परमिसिबल एरर है, या इसको एरर अगर हमें लिखना है, एरर आती है, उसको किस तरीके से लिखा जाएगा, कैसे लिखा हुआ है, L इज इक्वल टू 26, वैल्यू एज इट इज लिखी हुई है, प्लस माइनस जितना भी परमिसिबल एरर है वो यहाँ पर लिखा जाता है, यानी 26 प्लस माइनस 1 mm। यानी ब्रैकेट में आप प्लस माइनस के बाद क्या लिखा हुआ है, परमिसिबल एरर। ठीक है, चलिए सपोज वही लेंथ दूसरे इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया और एक्यूरेट वैल्यू हमको मिली। ठीक है, L इज इक्वल टू 26.6 mm लिखा हुआ है। ठीक है, कितना लिखा हुआ है, 26.6 mm। यानी अब ये जिस इंस्ट्रूमेंट से भी ये वैल्यू मेजर की गई है, इस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट कितना हो गया, देखो इधर यहाँ पॉइंट लग गया, एक डिजिट लिखी हुई है, यानी इसका लिस्ट काउंट कितना हो गया, 0.1 mm। इसका लिस्ट काउंट कितना हो गया, 0.1 mm। तो ये वैल्यू कैसे लिखी जाएगी एरर के फॉर्म में, L इज इक्वल टू 26.6 प्लस माइनस 0.1, कितना mm, ये हो गया। अब सपोज यही लेंथ किसी और अच्छे इंस्ट्रूमेंट से मेजर की गई, ठीक है, और लेंथ आई कितनी, L इज इक्वल टू 26.64 mm। अब देखो यहाँ पर 2 डिजिट आ गए डेसिमल के बाद, यानी अब इस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा, 0.01 mm। कितना हो जाएगा, 0.01 mm। तो अब इस लेंथ को हमें रिप्रेजेंट करना है एरर के फॉर्म में, तो कितना परमिसिबल एरर यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 0.01, यानी L इज इक्वल टू 26.64 प्लस माइनस 0.01 mm। ठीक है, ये हो गया। तो ये एरर किस तरीके से एरर लिखा जाता है वो मैंने बताया हुआ है। लिस्ट काउंट अगर आपको पता है, या आप देख के पता करेंगे कि लिस्ट काउंट क्या है उसमें, और उसके बाद कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। एरर एनालिसिस में कितने तरह की एरर होती है। कितने तरह की एरर होती है, तो लिखेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ
सॉरी, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। दो तरीके हैं एरर को बताने के, दो तरीके हैं। कौन कौन से दो तरीके हैं? एक तो होता है कि कौन से कॉज से एरर आई हुई है, कॉजेज ऑफ एरर। ठीक है, एक तरीका क्या है, हम एरर को क्लासिफाई करते हैं तो बेसिकली कहां से एरर आई हुई है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या है, उस एरर में क्या मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ एरर। पहला क्या हुआ, कॉजेज ऑफ एरर, यानी कौन से कॉज से एरर आ रही है, और एरर आई है तो कितनी एरर आई है, मैग्नीट्यूड ऑफ एरर। ठीक है, अब कॉजेज, यहां पर कॉजेज कई तरह से हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं देखते हैं। एक तो होता है इसमें सिस्टमेटिक एरर। अभी इसको हम लोग देखेंगे। कॉजेज ऑफ एरर दो तरीके से आएगी मेनली, एक तो हो गया सिस्टमेटिक एरर और दूसरा आएगा रैंडम एरर। कौन सा? पहला तो हो गया सिस्टमेटिक एरर और दूसरा हो गया रैंडम एरर। ठीक है, तो ये तो हो गया कॉजेज, यानी जो कॉज है एरर के, वहां से दो तरह की एरर जनरेट होती है। इसी तरीके से मैग्नीट्यूड, अगर एरर में कितना मैग्नीट्यूड है वहां से भी कई तरह की एरर आएगी। किस तरह का मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करेगा एरर का टाइप। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं लिखता हूं वो होता है अभी हम एक एक करके सब देखेंगे। एब्सोल्यूट एरर, पहला क्या हो गया मैग्नीट्यूड में, एब्सोल्यूट एरर हो गया। दूसरा होता है मीन एरर, दूसरा क्या होता है, मीन एरर। ठीक है, और थर्ड है इसमें रिलेटिव, या इसको और एक नाम दिया गया है फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहले कॉजेज ऑफ एरर में यानी सिस्टमेटिक एरर पर आते हैं। पहले सिस्टमेटिक एरर देखते हैं, उसके बाद फिर सीक्वेंस में आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए हेडिंग लिखेंगे सिस्टमेटिक एरर। हेडिंग लिखिए सिस्टमेटिक एरर, और इसमें लिखेंगे हम लोग कौन तरह की ये एरर होती है। इसमें लिखेंगे हुज, यानी ऐसी एरर हुज कॉजेज आर, भाई नाम से पता चला है सिस्टमेटिक, यानी सबको सिस्टमेटिक होगा। हुज कॉजेज आर नोन, यानी कौन सी कॉज से एरर आई हुई है उनके कारण जो एरर आएगी उनको हम क्या बोलेंगे, सिस्टमेटिक एरर। हमें कॉजेज पता है, और अगर कॉजेज हमको पता है तो क्या भाई, आपको पता है कि किस कारण से गलती हो रही है, तो आप उस गलती को सुधारने का मौका है ना आपके पास, है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे नोन एंड कैन बी मिनिमाइज्ड, यानी आपको पता है कि कौन से कॉज से एरर आ रही है, तो अगर आपको पता है तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको एरर को कम कर सकते हैं। अब कर सकते हैं, अब ये एरर आती कहाँ से, कौन कौन से कॉज ऐसे हो सकते हैं, तो लिखेंगे ड्यू टू, शॉर्ट में लिख रहा हूँ ड्यू टू, किस किस कारण से हो सकती है। तो पहला तो लिख लीजिए आप लोग, इंस्ट्रूमेंट ही गलत रीडिंग दे रहा है, यानी इंस्ट्रूमेंट ही गलत रीडिंग दे रहा है। ठीक है, आपको पता है, आप मेजर कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि हाँ इंस्ट्रूमेंट ही गलत रीडिंग दे रहा है। दूसरा लिखेंगे हम अकाउंट ऑफ इग्नोरिंग सर्टेन फैक्ट्स, यानी रीडिंग लेते समय कुछ फैक्ट को हमने इग्नोर कर दिया, कुछ फैक्ट को हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। ठीक है,
थर्ड जो है चेंज इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, यानी जो फिजिकल कंडीशन है, कई बार हम लोग अगर हम चेंज कर दें और उसके कारण जो एरर आ जा रही है, मतलब गर्मियों में आपने कोई रीडिंग लिया अलग रीडिंग आ रही है, सर्दियों में कोई रीडिंग लिया अलग रीडिंग आ रही है ना, तो कंडीशन कौन सी है, हवा में आप रीडिंग ले रहे हैं, वैक्यूम में रीडिंग ले रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करें, यानी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन कैसी है उसके ऊपर जो डिपेंड कर रही हैं उनको हम लोग क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे, ये तीनों जो लिखी हुई हैं इस तरह की, पहला एररनियस इंस्ट्रूमेंट, अकाउंट ऑफ इग्नोरिंग सर्टेन फैक्ट, चेंज इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, दीज ऑल दीज 3 एरर्स कम्स इन द कैटेगरी ऑफ सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रैंडम एरर, ये तो हो गया सिस्टमैटिक एरर, यानी आपको कॉज पता है, तो अब कॉज पता है तो दूसरी रैंडम होगी तो क्या होगा, कॉज पता नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात, कुछ तो कॉमन सेंस होता ही है अपने पास। चलिए लिखेंगे हम लोग रैंडम एरर। रैंडम एरर में क्या लिखना है हमें, कॉजेज आर नॉट नोन, कॉजेज आर नॉट नोन। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, या जिनको आप ठीक ना कर पाएं, ऐसे कॉज हैं जो आप ठीक ना कर पाएं, कॉजेज हो सकता है आपको पता चल रहे हो लेकिन आप उनको ठीक ना कर पाएं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, रैंडम एरर। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, रीडिंग ऑफ सेंसिटिव बीम, बीम समझते हैं, अरे घर में मकान बनाते समय बीम डाली जाती है ना, सरिया सीमेंट बालू गिट्टी, है ना, उन सबको मिला के एक बीम डाली जाती है, तो एक सेंसिटिव बीम है। अब सेंसिटिव बीम, उसमें देखो ये सेंसिटिव बीम होगा, कई चीज़ों पर डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए बीम आप जब बना रहे हैं, कोई भारी एक व्हीकल पास से निकल जाता है, या कोई आप हल्का सा वाइब्रेशन हो जाता है, भूकंप वगैरह आ जाता है ना, तो कई चीज़ों पर डिपेंड करेगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, रीडिंग ऑफ अ सेंसिटिव बीम। अब इसमें क्या हुआ, इस तरह की केस में क्या होता है, रीडिंग may be affected by vibrations और any जो अभी मैंने एग्जाम्पल बताया, व्हीकल मूविंग नियर बाय, ठीक है, या कोई वाइब्रेशन हो रहा है, तो इस तरह की केस में क्या होगा, इस तरह की केस में क्या होगा, जिनको आप मतलब एरर को आप दूर नहीं कर सकते हैं, एरर को आप दूर नहीं कर सकते हैं, आपको कॉज ठीक से पता नहीं चल रहा है, तो इस तरह की केस में क्या होता है, स्टार बना के लिखिएगा, इस तरह की केस में क्या होता है, रिपीटिंग ऑब्जर्वेशंस, यानी एक आपने रीडिंग अभी ली, एक तो बहुत थोड़ी देर बाद फिर से ली, यानी आप कई सारी रीडिंग को लेंगे, कई सारे, अब आंसर कैसे लिखेंगे, कई सारी रीडिंग को लेने के बाद फिर हम क्या करेंगे, एक मीन एरर निकाल देंगे, एम या ए मीन एरर निकाल देंगे। और मीन एरर को कैसे निकाला जाएगा, पहले आपने रीडिंग ली, ये आई, फिर ये आई, फिर ये आई, कितनी बार रीडिंग ली, 1 2 3 अप टू n बार, तो n से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से क्या हमें मीन वैल्यू पता चल जाएगी, मीन वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। और इसी मीन वैल्यू को लिख लेना है यहाँ पर स्टार बना के, मीन वैल्यू यानी am समटाइम्स क्या अधिकतर ही कहते हैं, ठीक है भाई, जो आपके पास क्वेश्चन दिया होगा तो उसमें उसी में तो कैलकुलेट करेंगे, तो उसी में हमेशा उसको क्या बोलते हैं, या समटाइम्स कॉल्ड, इसको कहा जाता है ट्रू वैल्यू, यानी ये जो मीन वैल्यू आई है, तो हम क्या करते हैं, रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन हमने लिया और मीन वैल्यू निकाल दी, और हम कह देते हैं यही मीन वैल्यू जो आई हुई है यही ट्रू वैल्यू, यही ट्रू रीडिंग होगी, क्योंकि बहुत थोड़ी देर बाद चेंज हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। अभी मैं एक इसमें मीन वैल्यू में कुछ और भी बताऊंगा, ये ट्रू वैल्यू में कुछ और भी बताऊंगा, ठीक है। तो इसी को मीन वैल्यू को कभी कभी क्या कहा जाता है, कभी कभी अक्सर क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू भी बोला जाता है। चल, तो ये तो हो गया कौन सी एरर,
ये सारी एरर जो मैंने बताई हुई हैं ये हो गई कॉजेज ऑफ एरर वाली, यानी पहला मैंने बताया था सिस्टमेटिक एरर, दूसरा फिर मैंने बताया था रैंडम एरर। फिर से रिपीट, एक तरह से रिपीट करा रहा हूँ। सिस्टमेटिक एरर में क्या बताया था, जिनका हमें कॉज पता हो, है ना, कॉज पता हो, कौन से इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर है, या आपके कुछ हम फैक्ट जो है इग्नोर कर दे रहे हैं रीडिंग लेते समय, या कंडीशन क्या है एक्सपेरिमेंट करते समय, है ना। तो ये सब क्या थी, सिस्टमेटिक एरर। इसके बाद फिर मैंने बताया रैंडम एरर। रैंडम एरर में मैंने क्या बताया, कॉज या नॉट नोन, यानी अगर हमें कॉज पता नहीं है ना, या पता है लेकिन हम उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। तो कर नहीं सकते तो क्या करते हैं, हम रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन लेते हैं, ऑब्जर्वेशन को हम रिपीट करते हैं, तो है ना, टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं, और उस रिपीट करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, उन सबका मीन निकाल देते हैं, और हम कह देते हैं कि यही मीन वैल्यू इसकी ट्रू वैल्यू है, सही रीडिंग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम दूसरी तरह की एरर में, मैग्नीट्यूड एरर में बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल समझ में आएगा, थ्योरी हो सकता है समझ में ना आए। अब थ्योरी देखो, जहाँ समझाने वाली होगी वहाँ तो समझा देंगे, जहाँ समझाने वाली नहीं होगी तो चलिए आगे हम लोग मैग्नीट्यूड एरर में पढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखिएगा सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर। क्या लिखना है हमें, एब्सोल्यूट एरर। चलिए लिखिए, डिफरेंस बिटवीन, ये बिटवीन लिखा हुआ है, बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड measured value is called absolute error. It's called absolute error. क्या लिखा हुआ है, the difference between the true value and measured value is called absolute error. अब वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये लिखा हुआ है ट्रू वैल्यू, है ना। तो ट्रू वैल्यू ये किसको कहते हैं, मीन वैल्यू। ये क्या किसको बोलेंगे, मीन वैल्यू को ही ट्रू वैल्यू बोला जाता है। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए मीन वैल्यू हमने एरर हमने जब निकाली तो क्या हुआ, ये रीडिंग जब हमने ली तो रीडिंग लेने पर कौन कौन सी एन रीडिंग मान लीजिए हमने ली है, सपोज एन रीडिंग है, सपोज एन रीडिंग्स, तो एन रीडिंग्स हमने ली तो क्या आया, A1 A2 A3 अप टू AN। ठीक है, तो फिर क्या किया हमने, इसका मीन निकाला, ए मीन निकाला। ए मीन क्या आया, A1 प्लस A2 प्लस AN डिवाइडेड बाय N हो गया। तो ये मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू हो गई, और ये क्या थे, ये रीडिंग, यानी ये सब क्या है, मेजर्ड वैल्यू। तो ये सब हो गई मेजर्ड वैल्यू, ये हो गई ट्रू वैल्यू। तो अब क्या होगा, अब यहां से आता है कि एब्सोल्यूट एरर कैसे लिखते हैं, लिखेंगे हम लोग एब्सोल्यूट एरर। क्या लिखेंगे हम लोग, डेल्टा A1 देखो मैंने बताया था ना, क्या ये लिखा हुआ, द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू, यानी मेजर्ड वैल्यू कितनी, ये ट्रू वैल्यू कितनी AM माइनस मेजर्ड वैल्यू क्या लिखी हुई A1, ये सब A1 A2 है ना। तो पहले A1, ये क्या आ गए, एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A1। ठीक है, फिर डेल्टा A2 AM माइनस A2 डेल्टा AN इज इक्वल टू AM माइनस AN। अब यहां पर देखो समझने वाली बात यह है कि हमें पता तो है नहीं कि A1 ज़्यादा है कि AM ज़्यादा है, A2 ज़्यादा है कि AM ज़्यादा है, नहीं पता है। ठीक है, तो ये समझने वाली बात ये है कि एब्सोल्यूट जो एरर होगी ये मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। यहाँ पर स्टार बना के आप लोग बहुत अच्छी तरह से लिखिएगा, इसको लिखिएगा एब्सोल्यूट एरर
मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि एब्सोल्यूट एरर जो होगी, ये जो हमने डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा AM तक निकाला हुआ है, ये मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया एब्सोल्यूट एरर। क्या बताया मैंने, फिर से एक बार देखते हैं। एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, बस डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू मैंने बताया था AM या A मीन को हम लोग ट्रू वैल्यू कहते हैं, जो रिपीटिंग ऑब्जर्वेशंस होते हैं उसका मीन निकालते हैं, उसी को हम मान लेते हैं कि यही ट्रू वैल्यू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे लिखिए, समझ लेते हैं। तो पहले थ्योरी पढ़ना जरूरी है, न्यूमेरिकल पे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो कुछ आइडिया दिमाग में होना चाहिए। अभी तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि ट्रू वैल्यू क्या होती है ना, अभी तक आपको पता चल गया होगा कि मीन वैल्यू क्या होती है, अभी तक आपको पता चल गया होगा कि एब्सोल्यूट एरर क्या होती है। ठीक है, तो धीमे धीमे पता चलती है कोई चीज़ें जब पहली बार हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। चल आगे लिखिए, मीन एब्सोल्यूट। अब देखो, अब मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा कि मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, गारंटी से आ गया होगा। मीन एब्सोल्यूट एरर मैंने बताया नहीं, तो ये होता है पढ़ने में, जब आप सीक्वेंस में कोई चीज़ पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। चलिए, तो क्या लिखेंगे हम, डेल्टा ए मीन। डेल्टा ए मीन इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए मैंने बताया था कि एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो लिखना क्या है, जब ए मीन, डेल्टा ए मीन हम लिखेंगे या मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा मॉडुलस वैल्यू लेना है। मॉड वैल्यू, ठीक है। डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, n, ऑब्वियस सी बात है, हो गया बस। ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मीन एब्सोल्यूट एरर। और उसके बाद जब हमने सब कुछ ये कैलकुलेट कर लिया, एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर, तो फिर लिखेंगे हम फाइनल रिजल्ट कैन बी रिटन एज, कैसे रिटन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, A इज इक्वल टू AM ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा A मीन, हो गया। ठीक है, ये इस तरीके से लिखा जाता है, उसको मैंने सजा भी दिया। चलिए लिखेंगे यहाँ पर। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, लिखो लिखो लिख लो लिख लो लिख लो। मीन्स वैल्यू ऑफ ए लाई बिटवीन, किस किस के बीच में लाई कर रही वैल्यू, देखो प्लस माइनस लिखा हुआ है ना, यानी किस किस के बीच में लाई कर रही है, AM प्लस डेल्टा ए मीन एंड AM माइनस डेल्टा ए मीन, बस। तो ये तो समझ में आ ही गया होगा, हो गया। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से।